हाय, मैं हूँ श्रेया कपूर, फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर, और आप सुन रहे हैं मुझे ऑन बिग एफएम। धुन बदल के तो देखो। और बदली है धुन भाई। मतलब इतनी यंग श्रेया और जिस तरह की फॉलोइंग है इनकी या जिस तरह का इनका कंटेंट है जो ये लेकर आती हैं, आई एम रियली सरप्राइज्ड एंड आई एम हैप्पी सरप्राइज एक्चुअली। और थैंक यू। उसके दो चार रीजंस है। रीजन नंबर वन, हमेशा से लड़कियों को पैसे खर्च करने के लिए जाना जाता था, एंड घर के मेल्स को भी ये फीलिंग आती थी कि वो कितना खर्च कर सकते हैं अपने सच घर में। की फीमेल्स पर। ये पैसे बचाने के लिए औरतें थी, लेकिन उसे बढ़ाने के लिए उन्हें कभी कंसिडर नहीं किया जाता था। सो एक तो वो आप कर रहे हो, इतनी यंग एज में कर रहे हो। बट टेल मी व्हेन, पहले ये बताओ कि कब शुरू किया आपने ये? तो इन्वेस्टिंग तो मैंने 18 इयर्स की एज से स्टार्ट कर दिया था, तो अराउंड 8 इयर्स बैक। अब आप मेरी एज कैलकुलेट कर सकते हो। मैं तो इतना भी नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, हाँ। तो आई थिंक उसका उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि मेरी मॉम हमेशा से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रही है। वो एक टीचर है, सो उन्होंने मुझे भी काफी पुश किया फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज कि नहीं, तुम्हें भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। सो मेक श्योर कि आपको पता है कि आपके फाइनेंसेस क्या है। पर एड टू दैट द फैक्ट कि मेरे पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो एक वो बैकग्राउंड भी आ जाता है कि हाँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो होना ही है, बट सही तरीके से। तो वहां पे जो मेरे डैड ने मुझे सिखाया, बिकॉज ही इज अ सीए, तो वो काफी काम आया। प्लस मेरी एजुकेशन भी फाइनेंस में ही है। तो फ्रॉम अ वेरी यंग एज आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, अराउंड 18 साल की उम्र से। एंड थोड़ा ट्रेडिंग भी किया, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी किया, डेरिवेटिव भी किया, तो काफी कुछ सीखा, काफी कुछ गलत भी किया। बट बिकॉज इतनी जल्दी स्टार्ट कर लिया था, तो उन चीजों को सही करने का मौका बहुत जल्दी मिल गया। 18 साल की उम्र में जब स्टार्ट किया तो गलतियां की 19-20 साल तक, पर उसके बाद फिर सही भी करना स्टार्ट कर दिया, तो उस वजह से शायद एक थोड़ा हेड स्टार्ट मिल गया लाइफ में। ये बात है यार, 18-19 में गलती करने की आजादी होती है। सोचो सेम सेम गलती कोई 40-45 में करे तो वो एग्जैक्टली, थोड़ा भारी एग्जैक्टली, पड़ेगा। रिस्क मतलब जितनी बड़ी एग्जैक्टली। उम्र उतना बड़ा रिस्क है। ट्रू। इसीलिए इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी हो सके, आप जिस भी एज पर है जहां है, आपको करना जरूरी है। इसके बारे बिल्कुल, में समझना जरूरी है। यही बिल्कुल। इंटेंशन है जी। मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर सीजन 2 का भी। सो एक चीज तो मुझे समझ आई कि आपके घर में शायद माहौल था, इसलिए भी हेल्प मिला। बट श्रेया, जब आप जैसे बता रही कि 18 साल की उम्र में आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी, इसके बारे में बातचीत होनी शुरू हो गई थी, हम्म। अभी की क्लास में क्या दूसरी लड़कियों के साथ ये माहौल था, या आप प्रिविलेज थी क्योंकि घर में पापा सीए है? मेरे हिसाब से अब आज भी, चाहे लड़का हो या लड़की, हमारे देश में थोड़ा सा वो है कि नहीं, पैसे के अराउंड घर पे बात नहीं कर सकते। मतलब ओ, ये टॉपिक ऐसा है कि ज्यादा बात नहीं करनी इसके बारे में। तो मेरे को अभी भी पता याद है कि मेरे कई क्लासमेट्स के मॉम डैड उनको नहीं बताते थे कि वो, अच्छा, वो महीने में कितना कमाते हैं, या फिर वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, या फिर उन्होंने कौन सा इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो मेरे कई क्लासमेट्स उतने ही क्लूलेस थे, इवन दो हम सब फाइनेंस बैकग्राउंड से थे, हम सब फाइनेंस पढ़ रहे थे, बट उनको वो प्रैक्टिकलिटी नहीं समझ आ रही थी, बिकॉज घर में वो माहौल नहीं था। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आपके मॉम डैड या फिर अगर आपके फ्रेंड्स आपके आपके साथ फाइनेंस के बारे में बात करने में कंफर्टेबल है। बिकॉज आज भी अगर हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो फाइनेंस इज नॉट समथिंग वी वांट टू टॉक अबाउट। इवन पेरेंट्स के साथ भी आप कभी उनसे जाके नहीं पूछ सकते कि ओ, अच्छा मम्मा पापा, आप कितना पैसा कमाते हो। बट आपको पता होना चाहिए आफ्टर अ सर्टेन एज, ताकि आपको पता हो कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, उन्होंने क्या गलतियां की हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे डैड ने काफी, इवन दो ही इज अ सीए, उन्होंने काफी पैसे लूज करे 1992 स्कैम के स्टॉक मार्केट क्रैश में। पर बिकॉज उन्होंने मुझे इस बारे में बताया हुआ है, उन्होंने बताया कि उन्होंने उससे क्या सीखा, उन्होंने क्या सही किया, उसके बाद उन्होंने क्या गलत किया था। तो अब वो मिस्टेक शायद मैं फ्यूचर में रिपीट नहीं करूंगी। बट वही लोग जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके मॉम डैड ने उनसे कॉन्वर्सेशन नहीं की है, उनको फिर से वही गलतियां दोहरानी पड़ेंगी। तो इस वजह से आई डेफिनेटली फील कि एक अपर हैंड तो था व्हेन इट केम टू द फैक्ट कि हाँ, पेरेंट्स भी इस बारे में बात करने में बिल्कुल कोई हेजिटेशन नहीं है। तो डेफिनेटली एक एनवायरनमेंट तो था, एंड आई थिंक कि वो एक्चुअली काफी ज्यादा जरूरी है। बिकॉज आप कितना भी पढ़ लो थ्योरेटिकली, जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पेरेंट्स आपको दे सकते हैं, बिकॉज देव ऑल लिव्ड दैट बिफोर, वो सबसे गुजर चुके हैं, अगर वो आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज देते तो वो गलतियां शायद आप फिर से नहीं दोहराओगे जो आप थ्योरी में सीख रहे हो। यार इतनी अच्छी बात मतलब तुमने यहाँ पर कह दी है श्रेया। यू नो
जब मैं तुम्हें सुन रही थी ना, तो मुझे समझ आ रहा था कि इट्स नॉट ओनली अबाउट इन्वेस्टमेंट्स या पैसा बढ़ाना, एक्चुअली एक करेक्ट, सोच बदलनी है हमें। वो एग्जैक्टली। सोच जिससे हम पैसे को देखते हैं, यू नो, एग्जैक्ट, और उसके रीजंस तक हमें पहुंचना चाहिए। लाइक क्यों माँ बाप बच्चों से पैसों की बात नहीं करते? एग्जैक्टली। कुछ लोग पैसों को इविल मानते हैं। पैसा अच्छी चीज नहीं है, ज्यादा पैसा अच्छी चीज नहीं है, पैसा आएगा तो कुछ गलत होगा। ये सारी सोच कहाँ से आई, क्यों आई? जबकि देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, पैसा एक ऐसी चीज है जो पैदा होने से लेकर मरने के बाद भी आपके काम आने वाला है। तो इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा हमारी जिंदगी का, इसके बारे में खुलकर लोग क्यों नहीं बात करते? आई थिंक इसकी एक शुरुआत हम करने की कोशिश कर रहे हैं विद सच कैंपेन्स। सो डेफिनेटली। यहाँ धुन बदलनी चाहिए जी, पैसों की धुन बदलो। तो सिर्फ उसे बढ़ाना है, लालच यही नहीं है। पैसा कैन बी सो मेनी थिंग्स। आपका बेस्ट फ्रेंड, करेक्ट। आपका बड़ी बन सकता है आपका पैसा। एंड लोगों को लगता है कि जिसके पास बहुत पैसा है शायद उसने इलीगल तरीके से कमाया, बट ये राइट। सच नहीं है। आप काफी लीगल तरीके से फुल टैक्स भर के भी पैसे कमा सकते हो, एंड मेरे आसपास कई लोगों ने ऐसा किया भी है। तो जैसे प्रॉपर सीए, प्रॉपर लॉयर्स बन के, डॉक्टर्स बन के, राइट, पूरा टैक्स भरने के बाद भी लोगों ने काफी पैसे कमाए एंड सोसाइटी के लिए भी यूज किया है। अ, अगर आपको सोसाइटी को गिव बैक भी करना है तो जितना पैसा आपके पास है आप शायद उतना ही गिव बैक कर पाओगे। तो रादर देन लुकिंग एट इट कि एज एन इविल है कि ओ अच्छा, अगर मेरे पास पैसा है तो शायद मैं लोगों, मतलब जिनके पास पैसा होता है वो लोगों को डोमिनेट करते हैं या फिर वो लोगों को गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, ये सच नहीं है। ये इंसान पे डिपेंड करता है, और ऑल्सो आप अपना पैसा कैसे यूज करो उस पर कई हद तक ये डिपेंड करता है। हाँ जी, बिल्कुल। मेरा तो मानना है अच्छे लोगों के पास बहुत पैसा होना चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए, ताकि वो एग्जैक्टली। बहुत पैसा सोसाइटी के काम आए। अभी एक बड़ी अच्छी बात अभी श्रेया आपने की कि सही लीगल तरीके से भी पैसा कमाया जा सकता है। तो इस पर एक फ्रेज हमेशा सुनने को मिलता है कि नौकरी करते हुए तुम कभी अमीर नहीं हो सकते। हम्म। ये कितना सच लगता है आपको आज की डेट में? ये बिल्कुल भी सच नहीं है, वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज मेरे मॉम डैड दोनों ही मतलब प्रॉपर जॉब्स कर रहे हैं एंड दे हैव बीन एबल टू मेक अ गुड कॉर्पस फॉर देमसेल्व्स। तो आई थिंक आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग है कि ओ जॉब छोड़ दो और स्टार्टअप कर लो और एंटरप्रेन्योर बन जाओ। एंड वाइल कई लोगों के लिए ये काम करता भी है, जरूरी नहीं है कि स्टार्टअप सबके लिए काम करे। बिकॉज जॉब के साथ जो स्टेबिलिटी आती है वो एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप आपको कभी नहीं दे सकती, एंड कई लोगों को वो स्टेबिलिटी पसंद है और उसके साथ कुछ गलत भी नहीं है। अगर आपको पर मंथ एक सैलरी मिल रही है तो उसमें क्या गलत बात है? कुछ गलत राइट। नहीं है, एक जॉब सिक्योरिटी है। आपको पर मंथ एक स्टेबिलिटी आ रही है जो मे बी एक स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर नहीं दे पाएगा, और सब लोगों के लिए वो टेम्परमेंट सही भी नहीं है। और ऑल्सो जॉब के साथ आप अमीर नहीं बन सकते, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। कई लोगों ने अपने पूरे पैसे अपने स्टार्टअप की वजह से भी लूज करे हैं। तो इट्स रियली जस्ट अबाउट कि जस्ट जब आपका इन्वेस्टिंग, जैसे जब आपका इनकम आ रही है, आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना सेव कर रहे हैं, क्या आप बढ़ती हुई इनकम के साथ अपना लाइफस्टाइल भी इंक्रीज कर रहे हैं? इसको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। जैसे आपकी सैलरी 10% बढ़ गई, क्या आपके खर्चे भी 10% से बढ़ रहे हैं? अगर आप उसको सिर्फ 2% से ही बढ़ाएंगे तो उसको आप सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है बट आपके एक्सपेंसेस उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली सिर्फ एक इनकम के साथ भी अमीर बन सकते हैं। पर आपको ये जानना जरूरी है कि आपको उस पैसे को एफडी में नहीं रखना, आपको उसको एक्चुअली इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे जरिए हैं जो हम शायद आगे डिस्कस कर सकते हैं, बट मेरा ये मानना नहीं है कि आप सिर्फ एक जॉब के साथ अमीर नहीं बन सकते, बिकॉज मेरे कई दोस्त कर रहे हैं अच्छी जॉब्स एंड वो उस पाथवे पे है कि हाँ, आफ्टर अ सर्टेन एज दे विल हैव अ गुड कॉर्पस रेडी। चलो, फिर आपने कहा था कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, तो पहला इन्वेस्टमेंट हम्म। होते ना कि अलग अलग टाइप के लोग भी आते होंगे आपके करेक्ट, पास पूछने के लिए कि हम क्या करें, तो आपको उनकी सिचुएशन समझ आ जाती है, जैसे डॉक्टर साहब कौन सी करेक्ट, दवाई मुझे करेक्ट। काम आएगी। करेक्ट, 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 करेक्ट। तो आपके हिसाब से सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट कौन सा है? देखिए, जैस अगर आप इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो कई लोगों को लगता है कि इन्वेस्टिंग का मतलब है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, बट ये सही नहीं है। इन्वेस्टिंग के और भी बहुत सारे जरिए हैं, जैसे आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस इन्वेस्टमेंट का मतलब एसेंशियली ये है कि आप अपना पैसा एक जगह डाल रहे हैं अ, और उस पैसे को बढ़ाने की इच्छा है आपकी, और आप किस एसेट क्लास में डाल रहे हैं, वो इक्विटी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, डेट हो सकता है, इवन क्रिप्टो हो सकता है अगर आपको बहुत रिस्क लेने का मन करे। बट हाँ, ऐसे बहुत सारे एसेट क्लासेस एग्जिस्ट करते हैं। पर जब मैंने स्टार्ट आउट किया था, मैंने स्टार्ट आउट किया था विद समथिंग कॉल्ड एज एन इंडेक्स फंड।
तो इंडेक्स फंड का मतलब होता है कि वो हमारे देश के टॉप 50 या टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30। अब ये एक बिगिनर के लिए क्यों सही ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप इक्विटी मार्केट में घुसना चाहते हैं, आपका वो रिस्क एपेटाइट है। अगर आप अगले 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगी कि इक्विटी मार्केट प्रॉब्ली आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो इतना ऊपर नीचे जाता रहता है। तब आप किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जैसे किसी लिक्विड डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अगर आपके पास टाइम होराइजन है 5 ईयर्स से ज्यादा का, तब आप इक्विटी के टुवर्ड्स देख सकते हैं, बिकॉज हिस्टोरिकली इक्विटी ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो माना जा सकता है कि हाँ, आगे जाते भी ये इन्फ्लेशन को बीट करेगा और आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे डैड ने मेरे को स्टार्ट करवाया था इंडेक्स फंड से। तो अगेन, जैसे मैंने पहले बताया, निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 में आप चूज कर सकते हैं। ये हमारी कंट्री के टॉप 30 टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आपका रिलायंस, HDFC, टाटा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड इससे होगा ये कि जैसे ही कोई कंपनी टॉप 50 या टॉप 30 डिजर्व नहीं करती, वो ऑटोमेटिकली उस लिस्ट से बाहर हो जाएगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको बस हर महीने एक SIP करवाना है, या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आसान भाषा में बोले तो आप कितने पैसे पर महीने इस इंडेक्स फंड में डालना चाहते हैं। तो आप 500 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके पास कोई भी अब बहाना नहीं है कि वो मेरे पास इनफ पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, बिकॉज एक इंडेक्स फंड में आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं बहुत आराम से पर मंथ। तो आप कोई भी डीमैट अकाउंट खुलवाइए किसी भी ब्रोकर के साथ और स्टार्ट कर दीजिए अपना इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट। अगर आपको इक्विटी मार्केट में घुसना है और अभी आपको नहीं पता कि स्टॉक्स कैसे चुने या म्यूचुअल फंड कैसे चुने, तो इंडेक्स फंड स्टार्ट करना सबसे आसान है मेरे ओपिनियन में। दिस इज ऑल्सो हाउ आई स्टार्टेड। और ये इसने हिस्टोरिकली ऑन एन एवरेज 12 से 13% रिटर्न दिया है, जो कि इन्फ्लेशन से काफी ज्यादा हाई है। तो हाँ, दिस विल बी अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट आउट इन द इक्विटी मार्केट। उसके बाद अगर आपको एक बार समझ आ गया हाँ कि इक्विटी मार्केट में मैंने ऑलरेडी टॉप 50 टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया है, उसके बाद आप देख सकते हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। कि आपको मिड कैप में जाना चाहिए, स्मॉल कैप में जाना चाहिए। बट ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितने पैसे एक्चुअली इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पास कितना टाइम होराइजन है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगेन, अगर मेरे को एक एग्जांपल देना है, तो इवन इफ पीपल हु आर 2021 आप स्टार्ट करें इन्वेस्टमेंट करना, तो उनको लगता है कि हाँ इक्विटी मार्केट में करते हैं इन्वेस्ट, बट उनको 3 साल बाद जाना होता है बाहर पढ़ने के लिए। तो फिर वो अपने म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स बेचते हैं, जो बिल्कुल गलत है, बिकॉज उस टाइम पे अगर मार्केट डाउन हुई तो आपके सारे पैसे आप लूज कर जाओगे। और ये मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ हुआ है कि उन्होंने अपने सारे पैसे लगा दिए एक म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में, और 3 साल बाद जब उन्हें पैसे निकालने थे, तब कोविड का टाइम आ गया और उनके सारे पैसे आधे हुए हुए थे। तो आपको ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि आपका टाइम होराइजन क्या है, कि ये पैसे आपको कितने साल बाद चाहिए। उस हिसाब से आप एक एसेट क्लास चूज कर सकते हो। और अगर आपका टाइम होराइजन 5 इयर्स प्लस है, देन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इक्विटी को कंसिडर करें। बट अगर उससे कम है, तो डेट या फिर थोड़े बहुत सेफर ऑप्शंस जो इतने वॉलेटाइल नहीं है एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट, आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली अपना एक्सपीरियंस, बजट और उसके बाद रिस्क फैक्टर के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। मतलब बेसिकली आपको कितना नॉलेज है मार्केट का, उसके Correct. हिसाब पर पूरा गेम होता है। जैसे इन्होंने कहा कि इंडेक्स यानी वो कंपनीज जो कभी दिवालिया नहीं होंगी, तो आपका पैसा सेफ है, वो बढ़ाकर ही देगा, मुनाफा जो है वो आपको मिलेगा। हाँ, और इंडेक्स फंड में ये होता है कि अगर कोई कंपनी का दिवालिया निकल जाए फॉर एग्जाम्पल, तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली टॉप 50 में से बाहर हो जाएगी और कोई बाहर और हो कंपनी जाते उसकी जगह ले लेगी। हैं। तो आपको बहुत एक्टिवली ट्रैक करने को उसको जरूरत नहीं है, हाँ, बिकॉज मार्केट उसका टेक केयर कर रही है ऑलरेडी। इट्स लाइक ऑटो, मतलब ऑटो मोड पर आपका पैसा बढ़ रहा है, एग्जैक्टली आपको बार बार उसे एग्जैक्टली चेक नहीं करना है। जबकि इक्विटी में या आप ट्रेड करते हैं तो आपकी एग्जैक्टली नजर आपका एक्टिव होना जरूरी है। लवली। एग्जैक्टली। तो अगर आप आप स्टार्ट करें इक्विटी मार्केट में, तो इंडेक्स फंड शायद आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है, बिकॉज उसमें आप एक बहुत पैसिवली आप अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं। और आपको स्टॉक मार्केट की अगर ज्यादा नॉलेज नहीं है, तब भी आप 12 से 13% ऑन एन एवरेज रिटर्न कमा सकते हैं, जो कि काफी अच्छा है। अच्छा, श्रेया, आपने बताया जैसे आपने फाइनेंस की ट्रेनिंग की है। अब जैसे मैंने स्कूल में या कॉलेज में ये एजुकेशन नहीं ली, पर आज Correct. मैं सीखना चाहती हूँ, आज मैं लिटरेट होना चाहती हूँ, तो उसके क्या ऑप्शंस बढ़े हैं और कितना आसान हुआ है ये आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स की वजह से? आई थिंक पिछले कुछ सालों में, स्पेशली कोविड के बाद, आई डेफिनेटली फील कि एक अपसर्ज रहा है इन फाइनेंशियल नॉलेज। और लोग चाहते हैं अब कि ओ अच्छा, हमारे भी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम हो, हम भी अपने पैसे को ग्रो कर सके। तो
आज भी मुझे डीएम्स आते हैं 18 साल के बच्चों से जो बोल रहे हैं कि हाँ दीदी हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो कैसे स्टार्ट करें। तो आई डेफिनेटली फील कि नॉलेज बढ़ रहा है और हमसे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमसे काफी ज्यादा स्मार्ट है इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग देयर मनी, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग स्टार्टेड जल्दी। एंड इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये रहा है कि इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स नॉलेज बहुत फ्रीली अवेलेबल हो गई है। आप यूट्यूब पे चाहे तो सीख सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे चाहे तो सीख सकते हैं, आप आप अगर आप इंटरनेट खोले तो किसी वेबसाइट पे ब्लॉग पढ़ के सीख सकते हैं और ये सब नॉलेज फ्री में अवेलेबल है। आई थिंक जब मेरे डैड मेरी उम्र के थे तब ये सब इन्फॉर्मेशन इतनी रेडिली अवेलेबल भी नहीं थी, इसलिए उन्हें काफी गलतियां खुद करके सीखना पड़ा। बट आई थिंक हम थोड़े फॉर्चुनेट हैं इन द सेंस दैट काफी सारे लोगों ने अपने ऑलरेडी एक्सपीरियंसेस इंटरनेट पे शेयर किए हुए हैं, तो हम उनकी नॉलेज से सीख सकते हैं और वो गलतियां दोहराना नहीं हमें हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो अगर किसी को स्टार्ट आउट करना है अपना लाइक जस्ट लर्निंग अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, कई सारी वेबसाइट्स हैं, कई सारे न्यूज़पेपर्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं टू स्लोली एंड ग्रेजुअली अंडरस्टैंड कि अच्छा दिस इज हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स, यहाँ मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इस तरह से मुझे इन्वेस्ट करना है, कितने पैसे इन्वेस्ट करना है। तो कई सारे कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर आप गूगल पे बस सर्च करेंगे एसआईपी कैलकुलेटर, तो वो आपको बता देगा कि अच्छा महीने के अगर 500 रुपए डाल रहे हैं और वो 12% से बढ़ रहे हैं तो 30 साल बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो ऐसे कई कैलकुलेटर्स, रिटायरमेंट कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा ये बताने के लिए कि अच्छा आपको रिटायरमेंट पे कितने पैसे चाहिए। ऐसे कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है। तो अब कोई बहाना नहीं है लोगों के पास ये बोलने के लिए कि वो मुझे तो पता ही नहीं था इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, बिकॉज अब इट्स जस्ट लाइक अ टच अवे, राइट? आप गूगल करिए हाउ टू गेट स्टार्टेड विद इन्वेस्टमेंट, आपको 10-15 यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी। जो आपको सबसे अच्छा लगता है आप उसके वीडियोस बैठ के देखें। कई लोग जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो है जैसे रचना रानडे मैम, वो काफी अच्छे से समझाती हैं, बेसिक से समझाती हैं। तो अगर आपको जीरो नॉलेज भी है तब भी आप उनकी वीडियोस देख के आप सीख सकते हैं। अंकुर वारिक को काफी अच्छे तरीके से समझाते हैं, अक्षत श्रीवास्तव काफी अच्छे तरीके से समझाते हैं। बट ये सिर्फ मेरे पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं। अगर आपको कोई और पसंद है तो आप ये वो भी डेफिनेटली देख सकते हैं। जिसका टीचिंग स्टाइल आपको ज्यादा पसंद है आप उनकी वीडियोस देखें। इवन ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, कई सारी वेबसाइट्स अब सिर्फ इन्वेस्टर जागरूकता पर बहुत सारे आर्टिकल देखते हैं कि कैसे स्कैम में आप ना फंसे, कैसे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, कब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, कि आपको रिसेशन में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आजकल आपको ब्लॉग्स पे मिल जाएंगे। तो आप वो ब्लॉग्स पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े। अगर आप दिन के 1 घंटा भी इस पे डिवोट करते हैं तो विद इन अ मंथ you will know more than 80% of the population, so which I think is a very big number. Yes, it is. And अब तो आरबीआई ने ये भी कह दिया कि स्कूल में सिखाओ जी बच्चों को फाइनेंशियल Exactly, लिटरेसी, exactly, स्कूल which में is a सिखाओ। very बट यू थिंक कि हमारे पास वो क्या कहूँ वो करिकुलम तैयार है हमारे पास कि बच्चों को सिखाने के तरीके भी तो बहुत अलग होंगे। सो यू थिंक वी आर फ्यूचर रेडी फॉर दैट? मैंने ऑनेस्टली उनका करिकुलम बहुत क्लोजली नोटिस नहीं किया है, बट बिकॉज मेरी मॉम एक टीचर है तो मुझे ग्राउंड रियलिटी पे इतना जरूर पता है कि अब बहुत फोकस आ गया है स्कूल्स में ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स। तो no matter what the subject is, no matter what the class they are in, practicality of the subject has become very important. तो अगर आप ह्यूमैनिटीज का भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो कैसे वो रियल लाइफ में यूज होगा, इस पे आजकल ग्राउंड रियलिटी पे बहुत काम चल रहा है। तो मेरी मॉम पर्सनली पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि पिछले 10 साल में फोकस काफी चेंज हुआ है ऑन द फैक्ट कि अच्छा कैसे जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है वो ग्राउंड रियलिटी में यूज होगा। तो आई डेफिनेटली फील कि विद द राइट करिकुलम इवन अराउंड फाइनेंस आप बच्चों को सिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको उनको 6th-7th क्लास में ट्रेडिंग सिखानी है या आपको इन्वेस्टमेंट सिखानी है, बट जस्ट बिकॉज स्कूल में भी आप नॉर्मलाइज कर रहे हो कॉन्वर्सेशन अराउंड पैसा, वो खुद में एक बहुत बड़ी चीज है। बिकॉज आई रिमेम्बर जब हम स्कूल में थे तो अगर हम सपोज बाहर जाते थे कुछ खाने के लिए छोटा मोटा, तो हम वो कॉन्वर्सेशन अराउंड पैसा इतना अनकंफर्टेबल हो जाता था कि अच्छा कौन पे करेगा, किसको वापस करने हैं पैसे, उससे पैसे वापस कैसे ले। इन चीजों को जब आप नॉर्मलाइज करने लग जाते हो ऑटोमेटिकली वो कॉन्वर्सेशन अराउंड मनी इतनी नॉर्मल हो जाती है कि हाँ यू कैन जस्ट वॉक अप टू एनीबॉडी एंड आस्क कि अच्छा आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने क्या गलतियां की। पर बिकॉज अभी स्कूल लेवल पे ही मनी का टॉपिक इतना बड़ा टैबू है, घर पे इतना बड़ा टैबू है, आई थिंक उस वजह से भी देयर इज दिस ब्लॉकेज कि ओ मैं कैसे किसी से पूछूं कि अच्छा कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। आई थिंक लोगों को पता है कि उन्हें कैसे किससे पूछना है, पर आई थिंक वो एक ब्लॉकेज है अभी कि यार पैसे के बारे में कैसे बात करूं एकदम से। तो आई थिंक स्कूल लेवल पे अब जब आप उस टॉपिक को नॉर्मलाइज कर देते हैं तो मतलब गोइंग फॉरवर्ड वो बहुत आसान हो जाता है एक बच्चे के लिए आगे जाके पूछना कि ओ अच्छा अब आगे क्या करना है। तो आई थिंक
that is a very good step and definitely a step in the right direction. या वही हमने बात की थी ना कि यार सोच बदलने की, धुन बदलने की जरूरत है Exactly. हमें, यू नो, लाइक कि दूसरों पर पैसा खर्च करने वाला इंसान सिर्फ अच्छा इंसान या बेवकूफ नहीं होता। Exactly. मतलब या वो बड़े दिल वाला है क्योंकि वो पैसों के बारे में नहीं सोचता। ये सारी चीजें अब पीछे चली गई हैं। आप पैसे वाला होते हुए भी बड़े दिल वाला बन सकते हैं। वेरी गुड यार। अच्छा, नाउ अभी हम बात करते हैं, जैसे आपके पास लोग आते होंगे, सवाल पूछते होंगे, बेसिक सवाल कौन से होते हैं, सबसे बेसिक सवाल, अगर ऐसे 3 सवाल मैं आपसे पूछूं? जी, तो सबसे कॉमन क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे जाते हैं वो ये है कि अच्छा, एक तो यही कि अगर मेरे को स्टार्ट करनी है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी इक्विटी मार्केट में, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ? कई लोगों को लगता है कि अगर उन्हें स्टार्ट करना है तो उन्हें एक स्टॉक खरीदना पड़ेगा एक कंपनी का, जो मैं उसके काफ़ी खिलाफ हूँ, स्पेशली अगर आपको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बिकॉज़ उससे होता क्या है कि आप अपने सारे पैसे एक कंपनी में लगा देते हो और अगर उस कंपनी का दिवाला निकल जाए, अब कुछ हो जाए उस कंपनी को, तो यू लूज़ आउट ऑन ऑल योर मनी। इसलिए बोलते हैं कि अच्छा, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, और इसलिए ही बोलते हैं कि इंडेक्स फंड प्रोबेबली एक बेटर तरीका है, क्योंकि आप एक टाइम पे 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करें, तो अगर एक का भी दिवाला निकल जाता है, कोई और कंपनी उसकी जगह ले लेगी। तो आपका पैसा पूरी तरह से डूबना बहुत, उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू एक कंपनी का दिवाला निकलना, राइट? तो एक क्वेश्चन मुझसे ये ज़रूर बहुत बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि अच्छा, कितना टैक्स मुझे भरना पड़ेगा ऑन लाइक मेरी स्टॉक मार्केट की अर्निंग पे, और मैं उसे कैसे डिक्लेयर करूँ? बिकॉज़ मैं तो एक अर्निंग, ऑलरेडी मेरी सैलरी आ रही है, बट मैंने सपोज़ कुछ पैसे कमाए हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू भी, तो मैं कितना टैक्स भरूँ उस पे, मेरे को कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो उसका जनरल थंब रूल ये रहता है कि अगर आपने उस इक्विटी या स्टॉक को या म्यूचुअल फंड को 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया है, तब आपको 10% देना पड़ता है टैक्स कैपिटल गेन पे। पर अगर कम 1 साल से कम होल्ड किया है तो उसपे 20% टैक्स देना पड़ता है। तो ये जनरल थंब रूल है, बट ऑब्वियसली इसके अराउंड बहुत एक्सेप्शंस भी हैं। और एक और क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि अ, कौन से ब्रोकर के साथ मुझे अपना खुलवाना चाहिए ताकि एक्सपेंसेस सबसे कम हो, अ, मतलब ज़्यादा उतना एक्सपेंस रेशियो ना देना पड़े। इसका मेरा आंसर हमेशा ये रहता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यू स्टार्ट आउट। आई थिंक हम लोग इतना ज़्यादा उस बात को एनालाइज़ करने बैठ जाते हैं कि ओह! उधर तो 0.5% एक्सपेंस है और उधर है 0.51, तो मैं कहाँ खुलवाऊँ? उसके ये बेनिफिट्स हैं, उसके वो। बट आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक खुलवाएँ और जस्ट स्टार्ट आउट। बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि इस डिसीज़न को लेने में ही लोगों के 6-7 महीने निकल जाते हैं कि यार ब्रोकर किसका खुलवाऊँ? कहाँ अकाउंट खुलवाऊँ? और वो यू लूज़ आउट ऑन 6 मंथ्स वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप एक बार खुलवाओ, अगर आपको कहीं गलती लग रही है तो यू कैन ऑलवेज स्विच योर ब्रोकर, यू कैन ऑलवेज स्विच दैट अकाउंट, राइट? तो जरूरी ये नहीं है कि आप पहली बार में ही सब कुछ सही कर लें, जरूरी ये है कि आप स्टार्ट आउट करें। तो आई थिंक दैट हैज ऑलवेज बीन माय सजेशन टू पीपल। अच्छा, ये तो समझदार क्वेश्चन है। नाउ टेल मी, फनी क्वेश्चंस भी आते होंगे ना जिन्हें सुनकर आप इसका मैं क्या जवाब दूं? मे बी मिथ्स, मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो इन्वेस्टमेंट्स को लेकर लोगों के दिमाग में है। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा स्टॉक मैं खरीदूं जो डबल होने वाला है। तो ट्रूथ ये है कि किसी को भी नहीं पता ये बात। तो अगर मुझे पता होता ये बात तो शायद मतलब मैं खुद ही कर लेती है। मतलब जितने भी एक्सपर्ट से भी मैंने बात की है, जो नॉट जस्ट सीए हैं बट आल्सो हैव बीन इन द मार्केट फॉर लाइक 25-30 इयर्स, उनसे भी अगर आप जाके ये सवाल पूछेंगे, वो भी आपको सही जवाब नहीं दे पाएंगे। वो आपको कुछ मेट्रिक्स बता सकते हैं कि हाँ, इस कंपनी में आपको ये देखना जरूरी है, फंडामेंटली ये देखिए, टेक्निकली ये देखिए। पर कोई भी आपको आज ये नहीं बता सकता कि कल कौन सा स्टॉक डबल हो जाएगा। तो ये किसी से भी एक्सपेक्ट करना एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है और लोगों को लगता है कि वो ये कर सकते हैं। बट ये कई बार हमारी इमेच्योरिटी होती है। जब मैंने स्टार्ट आउट किया था इन्वेस्टमेंट करना, तब मुझे भी लगता था, क्योंकि मैं फाइनेंस पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि अरे यार, थ्योरेटिकली तो मुझे सब समझ आ रहा है और नंबर भी आ रहे हैं एग्जाम में, तो मतलब मेरे को शायद आ गया है समझ, और बाकी लोगों को नहीं समझ आए, मैं ही सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। पर हुआ ये कि फिर मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव्स में, क्योंकि ये सब हमारे सब्जेक्ट्स थे कॉलेज में। एंड आई रिमेम्बर कि मैंने काफी ज्यादा पैसे ऐसे लूज कर दिए एकदम से, कई कमाए भी, बट फिर एकदम से लूज भी करे। बट फॉर्चुनेटली हुआ ये कि मैं तब 18-19 साल की थी, मेरे पास ज्यादा पैसे थे भी नहीं उड़ाने के लिए, तो इतने पैसे नहीं मैंने गवाए ये लेसन सीखने में कि मार्केट हम सबसे ज्यादा समझदार है। तो
जिस मोमेंट आप ये रियलाइज कर जाते हैं कि आप फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते टू अ सर्टेन डिग्री, एंड आपको थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा मार्केट में, रिस्क है तभी प्रॉफिट है, ये है बात। अगर एफडी में क्योंकि कोई रिस्क ही नहीं है इसलिए कोई प्रॉफिट भी नहीं है, तो ये है, अगर आपको रिस्क लेने का आपका एपेटाइट नहीं है तो आप शायद इक्विटी मार्केट में ना घुसे, ये बेटर ऑप्शन है। तो ये लेसन कई लोगों के लिए आई थिंक काफी लेट समझ आता है। ऑल्सो आजकल इंस्टाग्राम पे इतने सारे ट्रेडिंग पेजेस खुल गए हैं कि अच्छा हम आपके पैसे डबल कर देंगे ओवरनाइट, या 20 दिन में हम आपको 1 लाख का प्रॉफिट दे देंगे, और वो स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं जो मोस्टली फोटोशॉप्ड होते हैं, सब फेक होते हैं। बट कई लोग उन स्कैम्स में फंस भी जाते हैं। मेरे को उस टाइप के मैसेजेस भी आए हुए हैं कि हमने इन्हें पैसे दिए थे फॉर एग्जांपल एक सर्टेन पेज को, और उन्होंने उसके बाद हमें ब्लॉक कर दिया, या फिर उन्होंने वो नहीं किया जो वो क्लेम कर रहे थे कि हम करेंगे। क्योंकि आई थिंक लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए आजकल कि ओ एकदम से हमारा पैसा बढ़ जाए, जबकि पैसा मार्केट में कमाना एक्चुअली बहुत आसान है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है अगले 20 साल, और आपके पास रिटायरमेंट के टाइम पे एक बहुत अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, लोगों को वो करना ही नहीं है क्योंकि वो बोरिंग है और बहुत आसान है। बट इवन दो वॉरेन बुफेट ने खुद कहा हुआ है कि इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग इज द राइट वे फॉर लाइक 90% ऑफ द पॉपुलेशन और मोर, एंड इंडेक्स फंड्स हैव एक्चुअली बीटन अ लॉट ऑफ स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। बट उसके बावजूद भी लोगों को लगता है कि नहीं, पर 20 साल कौन रुकेगा, हमें तो कल ही उतने पैसे चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और इस चक्कर में वो इतने स्कैम्स में फंस जाते हैं, इस चक्कर में वो इतने मिसगाइड हो जाते हैं। तो डेफिनेटली एक जागरूकता उसके अराउंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक स्कैम है। यस, एग्जैक्टली, यानी पेशेंस चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट्स के एग्जैक्टली लिए। एग्जैक्टली ये भले ही पेड़ पर ना उगते हो पैसे, लेकिन जैसे एक पेड़ धीरे धीरे उगता है वैसे ही उगता है आपका पैसा भी। वेरी वेल। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अब जैसे आपने कहा था कि अभी बातों में आपने कहा था कि एफडी सेफ ऑप्शन है। सो ऐसे सेफ ऑप्शंस, ट्रेडिशनल सेफ ऑप्शंस, मतलब अब काफी नए, जैसे अब गोल्ड में लोग इन्वेस्ट नहीं करते, अब गोल्ड बॉन्ड्स लेते हैं, राइट, बहुत कुछ। लेकिन कुछ एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स है जिसमें आज भी आपका यकीन है, वो कौन से हैं? मेरा ये मानना है कि एफडी आज भी सही ऑप्शन है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि एफडी गलत है और एफडी को तो मैं देखूंगी भी नहीं, बट एफडी को एक इन्वेस्टिंग की लेंस से देखना वो गलत है। अगर आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना है, जैसे सपोज आजकल आप सुन रहे होंगे कि वो लोगों की जॉब्स जा रही हैं, रिसेशन चल रहा है, हो सकता है किसी की कल जॉब चली जाए, तो एक आप एक हमेशा इकट्ठा करके रखते हैं ना कॉर्पस कि अच्छा हाँ, अगर कल को कुछ हो जाए, कोई फैमिली इमरजेंसी आ जाए, कल को कहीं जाना पड़ जाए, हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो एक कॉर्पस है जो मैंने तैयार करके रखा हुआ है, जो मैं बैंक में रख रही हूँ। उसके लिए एफडी बहुत अच्छा ऑप्शन है, एफडी बेस्ट ऑप्शन है प्रॉब्ली उसके लिए, बिकॉज उधर आपका पैसा सेफ रहेगा, उधर वो इज नॉट सब्जेक्टेड टू मार्केट वॉलेटिलिटी। अगर उसी इमरजेंसी फंड को आप उठा के कल स्टॉक मार्केट में डाल दें, तो वो एक बहुत बड़ी बेवकूफी है ऑब्वियसली, क्योंकि आज हो सकता है वो डबल हो जाए, कल हो सकता है वो 50% डिस्काउंट पे चला जाए। तो इसलिए एफडी को एक इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखना गलत है, बट उसको एज अगर आप उसमें सिर्फ अपना इमरजेंसी फंड रख रहे हैं तो उससे ज्यादा समझदारी की चीज है ही नहीं, क्योंकि उधर आपका पैसा सेफ रहेगा। पर उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो इन्फ्लेशन बीट कर देगा या आपका पैसा 2x हो जाएगा कुछ सालों बाद, ये बस गलत है। तो उस अंडरस्टैंडिंग से चलना कि कौन से एसेट क्लास को कब यूज करना है, वो बहुत जरूरी है। तो क्या मेरे पास एफडी है आज भी? हाँ, बट वहां पे मैं बस अपना इमरजेंसी फंड प्रिपेयर करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं खुद एक फ्रीलांसर हूँ। तो मुझे नहीं पता कि कल मैं कल कितने पैसे आएंगे मेरे पास, या फिर अगले 6 महीने में कितने पैसे आएंगे। तो अगर मुझे अपने एक्सपेंसेस को चलाना है अगले 6 महीने, तो उस हिसाब से मैंने अपना इमरजेंसी फंड एक एफडी में रखा हुआ है कि अगर कल को मेरे पास काम नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल रिसेशन की वजह से काम रुक जाता है, क्योंकि मेरे पास कोई सैलरीड एम्प्लॉय का कंफर्ट नहीं है कि हाँ हर महीने सैलरी आ रही है, तो इसलिए मैंने एक इमरजेंसी फंड एफडी में रखा हुआ है। उसके अलावा डेट इंस्ट्रूमेंट्स काफी मतलब हिस्टोरिकली यूज होते आए हैं, और आज भी मेरा खुद का मानना है कि एक डेट फंड मैंने खुद भी रखा हुआ है, और वो इस चीज के लिए है कि अगर कल मुझे एक वेकेशन करनी है, तो पैसे थोड़े से बढ़ेंगे, पर उतने रिस्क पे नहीं है जितने इक्विटी है। सो फॉर एग्जांपल उसको आप कह सकते हैं डेट लिक्विड फंड। तो क्या होता है कि अगर आपको अगले 6 या 8 महीने में पैसे चाहिए, आपको यूरोप का ट्रिप करना है अगले 6 महीने में फॉर एग्जाम्पल, तो आप हर महीने अगेन एक डेट लिक्विड फंड में थोड़े थोड़े पैसे डालते रहें, वो आपके पैसे थोड़े थोड़े बढ़ाता भी रहेगा,
और आपको जब वेकेशन करनी है आप वो निकाल लें, तो एक स्टेबिलिटी भी रहेगी और उतना रिस्क भी नहीं है जितना इक्विटी मार्केट में है, और प्लस आपको वो रिटर्न भी दे रहा है। उसके अलावा कई सारे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे आपका पीपीएफ हो गया, आपका एनपीएस, ईएलएसएस। ईएलएसएस तो चलिए इक्विटी लिंक्ड है, बट उसके अलावा जैसे पीपीएफ को ही ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, उसमें कई लोग इन्वेस्ट करते हैं, मैं खुद भी उसमें इन्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि अदरवाइज मैं डेट में इन्वेस्ट नहीं करती। और मुझे लगता है पीपीएफ एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है आपके टैक्स सेविंग के लिए। नॉट नॉट जस्ट आप एटीसी के अंडर टैक्स बचा रहे हैं, बट ऑल्सो उसका इंटरेस्ट भी टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो वो ट्रिपल ट्रिपल ई एग्जेम्प्ट है। तो उस हिसाब से पीपीएफ एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है अगर आपको टैक्स बचाना है और आपको डेट में भी थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है। तो हाँ, उस हिसाब से ट्रेडिशनल, ऐसा नहीं है कि वो जस्ट बिकॉज एक ट्रेडिशनल एसेट है तो या वो खराब है, या फिर उसमें इन्वेस्ट करना नहीं जरूरी। बस आपको ये जानना चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं उस पैसे के साथ, आपको कब वो पैसा चाहिए, और उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन सा एसेट क्लास आपके लिए बेस्ट है। जरूरी नहीं है कि वो एसेट क्लास नया है तो वो सही है, जैसे हमने एनएफटीज के साथ वो देखा, हमने कई सारे क्रिप्टो के जो आई स्कैम्स जो हुए उसके साथ हमने देखा कि जस्ट बिकॉज एक एसेट क्लास नया है और एकदम से आपको बहुत रिटर्न्स दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। हो सकता है वो एक जस्ट एक स्कैम हो और उसका बबल कभी भी बर्स्ट हो जाए। एब्सोल्युटली। ओके, अभी आप बता रहे थे कि वो आपने पीपीएफ की बात की, तो टैक्स सेविंग की बात की, तो उससे मुझे याद आया कि कई बार हम जैसे पीपीएफ में तो कंपनी ले लेती थी पैसे, हम करते नहीं थे, राइट? तो उस बहाने पैसे सेव हो जाते थे। बट कुछ एक चीजें होती थी जो क्योंकि हमें करनी है तो इन्वेस्ट करते थे, जैसे इंश्योरेंस ले लिया, एलआईसी ले लिया, कुछ भी ले लिया, राइट? करेक्ट। तो इसको लेकर कितनी अनअवेयरनेस है, जैसे सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे क्लेम करना है, मेरा टैक्स बचाना है, राइट? करेक्ट करेक्ट। सिर्फ वही है ये, या ये एक्चुअली एक अच्छा मतलब इन्वेस्टमेंट है? ये जरा समझाइए लोगों को। गॉट इट। तो आई थिंक इंश्योरेंस आज भी बहुत ही मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट है, और लोग जब पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं उनको लगता है पर्सनल फाइनेंस इज लिमिटेड टू स्टॉक मार्केट, जो कि बिल्कुल गलत है। इंश्योरेंस आपके इन्वेस्टमेंट से भी पहले आना चाहिए, बिकॉज अगर आप ही सेफ नहीं है, आप ही सुरक्षित नहीं है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो क्या ही सुरक्षित रहेगी। तो सपोज अगर आपने घर खरीदा, आपने एक कार भी खरीदी, आपने कुछ भी खरीदा, उसका इंश्योरेंस लेना। अपने, अगर आप फैमिली के ब्रेड अर्नर हैं, आप मेन सोर्स ऑफ इनकम है अपनी फैमिली के लिए और आप पे लोग डिपेंडेंट है, तो आपको खुद की लाइफ पे इंश्योरेंस लेना, आपके जितने भी पोजेशंस है उस पे इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। नॉट जस्ट बिकॉज एक सेफ्टी नेट है, बट ऑल्सो बिकॉज इंश्योरेंस भी काफी स्पीड से महंगी होती जा रही है। मतलब अगर आप मानेंगे तो मेडिकल इंश्योरेंस 14% से बढ़ रही है हर साल। तो इसका मतलब है कि हर साल हॉस्पिटल जाना आपके लिए 14% ज्यादा महंगा होता जा रहा है। तो अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप प्रोबेबली उतना पैसा स्टॉक मार्केट से कमा नहीं रहे जितना आप हॉस्पिटल के बिल्स में दे रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बैठे अपनी फैमिली के साथ और उनसे पूछें कि, अच्छा, अपने मम्मी पापा से पूछे कि आपके पास कितना इंश्योरेंस है, कि कल को अगर कुछ उन्हें हो जाता है तो आपको ये तो पता हो कि आपको कितना क्लेम करना है, कि उनके नाम पे कोई इंश्योरेंस है या नहीं, कोई टर्म इंश्योरेंस एग्जिस्ट करती है या नहीं। हो सकता है आपके घर पे होम लोन चल रहा हो, आप अपने मॉम डैड से पूछिए कि क्या आपके नाम पे कोई टर्म इंश्योरेंस चल रही है जो मैं कल क्लेम कर सकती हूँ, या फिर। और लोगों को लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन क्यों करनी है, तो बहुत डार्क हो गया एकदम से, क्यों बात करना है सबके बारे में। बट यही है कि लाइफ बहुत अनसर्टन है, और कोविड ने अगर हमें कुछ भी सिखाया है वो ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, इररिस्पेक्टिव आपके पास कितना पैसा है, लाइफ इतनी अनसर्टन है, इसलिए इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स कोई नहीं चाहता कि वो अपनी फैमिली मेंबर्स को लूज करे, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि यू कैन, मतलब वो प्रोबेबिलिटी है। तो उसके लिए तैयार होना, मेरे को नहीं लगता उसमें कोई भी डाउट होना चाहिए। तो अपने अपने पेरेंट्स से आप पूछिए कि क्या उन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ है। अगर आप अपने फैमिली के ब्रेड अर्नर हैं तो आप अपने पेरेंट्स को बताइए कि कल को अगर आपको कुछ हो जाए तो वो कैसे इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, कौन सी इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। कई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ये बात ही नहीं करते, बच्चों को पता ही नहीं होता कि अरे हाँ, मेरे को इस घर पे ये पैसे मिल सकते थे। वो लोन चुकाते रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि उस घर पे एक ऑलरेडी इंश्योरेंस एग्जिस्ट करती है। तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी है इवन बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। इससे पहले आप अपना इंश्योरेंस सेटलमेंट, मतलब अपना इंश्योरेंस सेटल करें। तो बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, मेरे हिसाब से दो तीन चीजें आपको उससे पहले करनी चाहिए। नंबर वन, इंश्योरेंस, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका लाइफ इंश्योरेंस। आपके पेरेंट्स ने अगर आपके नाम पे ऑलरेडी इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आप वो पूछिए कि कितना लिया हुआ है, क्या एड ऑन्स हैं उस पर। तो इंश्योरेंस खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि अच्छा, आपने सपोज कोई एड ऑन्स नहीं लिए हुए, सिर्फ एक
इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो कई बार आपको, अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको रूम रेंट पे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, आपको जो उनके एंसेलरी चीजें हैं जैसे कि मास्क, वाटर बॉटल, इन पे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो देखिए अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को एक बार एनालाइज करिए कि आपने क्या एड ऑन्स लिए हुए हैं, क्या वो सफिशिएंट है, क्या कवर सफिशिएंट है आपके लिए। क्योंकि जो कवर एक बंदा जो टियर 2 सिटी में रह रहा है उसके लिए है, वो जैसे अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपके लिए हो सकता है वो सफिशिएंट ना हो, क्योंकि दिल्ली ऑब्वियसली काफी ज्यादा महंगी है इन कंपैरिजन टू टियर 2 सिटीज, राइट। तो ये सब आप देखिए कि क्या आपका इंश्योरेंस कवर इनफ भी है फॉर अ फैमिली ऑफ जितने भी आप लोग हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक इमरजेंसी फंड तैयार करिए। कई बार ये हो सकता है कि आपका इंश्योरेंस कवर पूरा ना पड़े, या फिर आपकी जॉब चली जाए, तो कवर भी उसमें क्या कर लेगा। तो इसलिए 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है। और इमरजेंसी फंड को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे कि आपके मंथ का क्या एक्सपेंस है, आप वो कैलकुलेट करें एंड उसको मल्टीप्लाई कर दे बाय 6। तो अगर आपका मंथली एक्सपेंस आ रहा है, अच्छा चलो 10 या 20 हजार, तो इंटू 6 आपके पास होना चाहिए कि अगर कल को आपकी जॉब चली भी जाए, आपके पास 6 महीने का एक्सपेंस है कि आप अपना घर चला सकते हैं और उन 6 महीनों में एक नई जॉब ढूंढ सकते हैं। तो ये दो चीजें आप पहले करिए बिफोर यू स्टार्ट इवन इन्वेस्टिंग, बिकॉज इन्वेस्टिंग इस सब के बाद में आता है। आपने ग्राउंड रियलिटी की बात की, काफी कुछ क्लियर हुआ होगा लोगों को। हाँ जी। रिसेशन की बहुत बात हो रही है, जी। वो कितना रियल है, एंड हाउ यू सी 2023? रिसेशन मैं आपको सच बताऊं तो मैंने तो फेस किया है खुद, बिकॉज मैं थोड़ी मैं फ्रीलांसर हूँ, राइट। तो मेरा काफी काम यूएस मार्केट से आता था, जो अब नहीं आ रहा है एकदम से। तो आई वुड से कि उस हिसाब से मैंने देखा है कि ग्राउंड रियलिटी पे फर्क तो पड़ रहा है। ऑल्सो मतलब ऑब्वियसली इंडिया एज अ मार्केट उतना अफेक्ट नहीं हुआ है जितना यूएस मार्केट हुआ है। बट ऑफ कोर्स बिकॉज हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया टोटली इम्यून रहेगा टू रिसेशन। तो रिसेशन तो आएगा, बट कितनी इंटेंसिटी से आता है वो डिफर कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 20, देखिए मैं खुद, कोई भी नहीं बता सकता कि रिसेशन आने वाला है, किस इंटेंसिटी से आने वाला है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जितना मैंने लोगों से बात किया है, जितना मैंने अपने फ्रेंड्स या अपने सर्कल में बात किया है, उसमें यह है कि कंपनीज में हायरिंग फ्रीज हो गई है, लोगों को नहीं हायर कर रहे। कुछ कंपनीज में लोगों को निकाल भी रहे हैं। कुछ कंपनीज में उन्होंने पे कट लेने को बोला है लोगों को, एंड ये ग्राउंड रियलिटी है इंडिया में। तो आई वुड से कि हाँ, ये ऑल ऑफ दीज आर साइंस कि हाँ, रिसेशन आ सकता है, आ गया है प्रोबेबली, और धीरे धीरे प्रोबेबली सिचुएशन वर्स हो सकती है। इसलिए भी एक इंश्योरेंस होना और एक इमरजेंसी फंड होना इस टाइम पे ज्यादा जरूरी है आपके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से। बिकॉज हो सकता है आप अभी सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दे और 6 महीने बाद वो पैसे आधे हो जाए रिसेशन की वजह से, जो कोविड में हुआ था। मार्च 2020 में मार्केट 50% गिर गई थी। तो अगर आपने अपने सारे पैसे लगा दिए होते फरवरी में 2020 के, तो आपके पैसे आधे हो गए होते। हाँ, मार्केट ने उसके बाद रिकवरी किया, बट जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि अपने इन्वेस्टमेंट्स पे कभी मत रिलाय करें कि वो आपके मंथली एक्सपेंसेस पे कर देंगे, बिकॉज मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और इस इन टाइम्स में तो और भी वॉलेटाइल हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि एक सेफ एसेट क्लास में आपका एक इमरजेंसी फंड रेडी हो, आपके इंश्योरेंस रेडी हो कि कल को कुछ हो भी जाए तो आपको अपना घर ना बेचना पड़े, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स ना बेचनी पड़े उन कॉस्ट को कवर करने के लिए। वेरी वेल यार, आई थिंक बस एक लास्ट मुझे बोल दो कि हाँ जी। औरतों के लिए क्यों जरूरी है इन सारी बातों के बारे में समझना। आई नो ये सबके लिए है, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि विद फीमेल्स ये सिचुएशन थोड़ी सी वर्स है, बिकॉज वो उनको जरूरी ही नहीं लगता है। दे आर अर्निंग इन लैक्स इन 6 डिजिट्स, मतलब दे आर करेक्ट। केपेबल, फेमिनिज्म हर जगह आ गया है। करेक्ट। बट करेक्ट। पैसों की बात होती है तो उनके हस्बैंड्स या उनके मेल पार्टनर्स करेक्ट। संभाल रहे हैं। सो डेफिनेटली। आपने देखा है ये? डेफिनेटली मेरे घर में खुद है कि अगर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जैसे मेरे डैड मेरी इन्वेस्टमेंट्स देख रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया। बट मेरे को ऐसा लगता है कि हेल्प लेने में कोई इशू नहीं है, आप अपने पेरेंट्स से हेल्प लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली दे नो मोर अबाउट द वर्ल्ड देन यू डू। बट खुद भी सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टू गिव यू एन एग्जाम्पल, मेरे सर्कल में somebody got married and then they got divorced, and फाइनेंसेस को बांटना इतना मुश्किल हो गया था क्योंकि वो अपनी सारी सैलरी ला के दे रही थी अपने हस्बैंड को। तो उसके बाद उस सैलरी को 50-50% करना कि कौन से एसेट उसके पैसे से लिए गए हैं, क्या इन्वेस्टमेंट उसके पैसे से हुए हैं, वो इतना अगली हो गया कोर्ट में कि उसके रैमिफिकेशंस वो आज तक देख रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप ये सोच के चलिए कि वो
मतलब कुछ हो सकता है, बट अगेन लाइफ काफी अनसर्टन है और कुछ भी हो सकता है। कल को जिन लोगों पे आप रिलाई कर रहे हो सकता है वो हो भी ना, राइट? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वो नॉलेज आपको भी हो, बिकॉज आई हैव रियलाइज कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन अराउंड फाइनेंस जो मैंने सीखे हैं वो मेरी मॉम के थ्रू है। कि अच्छा बजटिंग कैसे करनी है, मैं कितने पैसे कमा रही हूँ, वो कहाँ लग रहे हैं, प्रोएक्टिवली। अगर आपको नहीं भी पता, जैसे मेरी मॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड की है, बट वो बहुत प्रोएक्टिवली क्वेश्चंस पूछते हैं कि अच्छा ये पैसे कहाँ लग रहे हैं, किसके नाम से लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं। ये सब क्वेश्चन जब आप प्रोएक्टिवली पूछने लग जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली काफी चीजें समझ आने लग जाती हैं। कई लोग बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोगों में ट्रस्ट करना बंद कर दीजिए, अगेन बहुत डार्क हो जाएगा ये, बट मैं ये जरूर बोल रही हूँ कि आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए कि कल को ये ना हो कि सपोज कुछ हो जाए और आपको यही नहीं पता कि आपके पैसे कहाँ लगे हुए हैं, किस बैंक में है, कहाँ है आपके कौन से इन्वेस्टमेंट ब्रोकर के पास आपके पैसे पड़े हैं, घर किसके नाम पे है, एसेट्स किसके नाम पे है। तो ये सब नॉलेज होना तो आई थिंक फॉर अ वुमन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर मैरिड और नॉट। आप अपने पेरेंट्स पे हमेशा के लिए रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि वो हमेशा होंगे भी नहीं, और आप अपने पार्टनर पे भी नहीं रिलाई कर सकते हमेशा के लिए। मतलब आप साथ में पार्टनरशिप बनाइए रादर देन 100% रिलायंस ऑन देम। सो इसलिए नॉलेज अराउंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने 12th क्लास में कॉमर्स लिया हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कई लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, और आज आज उनको पर्सनल फाइनेंस के बारे में शायद हमसे भी ज्यादा नॉलेज है। तो इसलिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका कॉमर्स बैकग्राउंड हो टू नो कि आप अपना पैसा कैसे मैनेज करें। मैं ये नहीं बोल रही कि आप इनकम टैक्स एक्सपर्ट बन जाएंगे या कुछ हो जाएगा, पर अपना पैसा मैनेज करने के लिए आपको सीए की डिग्री की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको एक बेसिक पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज की जरूरत है, जो आपको बहुत इजीली फॉर फ्री ब्लॉग्स, इंटरनेट, यूट्यूब के थ्रू मिल जाएगी। तो बस आपको वो फर्स्ट स्टेप लेना है कि हाँ सीखना है मुझे, वो काफी जरूरी है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच श्रेया। मतलब एक थैंक यू सो छोटी सी मच। उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने आज मुझे समझाई है। आई थैंक यू रियली होप सो आपके मच। लिसनर्स के लिए यूजफुल रहा हो। 100%। मतलब आई लव द टोन, आई लव द वर्ड्स, और जो आपके एग्जांपल्स थे वो बहुत अच्छे थे, बैंग ऑन, थैंक यू वेरी सो नाइस मच। यार। थैंक गुड यू सो यार, मच। थैंक यू श्रेया, थैंक अच्छा यू सो लगा मच। बात करके। या मेरे को भी सेम हियर। यस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। टेक केयर, या बाय बाय बाय। बाय। 92.7